भारत माता की जय हम भारत में नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में बोलेंगे। ये बात सही है कि भारत माता की जय अगर हम भारत इस देश में, इस भारत के भूमि पर नहीं बोलेंगे तो क्या बांग्लादेश में बोलेंगे, क्या पाकिस्तान में बोलेंगे, क्या अफगानिस्तान में बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? भारत माता का जय घोष तो हम अपने देश में ही करेंगे। ये समझेगी जनता कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव लड़ना इस देश के लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। फिर जो बाकी जनप्रतिनिधि 4.5 साल से लोगों के बीच में नहीं दिखते हैं, बोलते हैं जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, लेकिन वो जनार्दन जी को आप पहले नहीं मिले 4.5 साल। अब 2 महीना बचा है तो दिन भर पैर पकड़ रहे हैं कि चाचा जी, माता जी, आप तो जनता जनार्दन। इस तरह के चीज़ों से बहुत लोग नाराज हैं। सवाल यहाँ खड़ा होता है सर कि आप डिफेंडर से घूम रहे हैं, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि डिफेंडर एज ए CEO रख के डिफेंडर से घूमना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे नहीं, जहाँ तक बात है डिफेंडर का, वो मेरा नहीं है, वो मेरे फादर इन लॉ का है डिफेंडर। उन्हीं का नाम से रजिस्टर्ड है, जो जम्मू के हजारीबाग का RTO आप देख भी सकते हैं नंबर प्लेट से। तो मेरा नहीं है, वो एक बिजनेसमैन होता है। अरे आवेदन देने से क्या होगा रे? हाँ, यही सर। आवेदन देने से क्या होगा रे? मतलब आवेदन देने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को भी तो हम आवेदन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को भी हम आवेदन ही देंगे, राज्यपाल जी को भी हम आवेदन, और क्या देंगे? मतलब क्या गर्दन काट के देते आपको? क्या दे, या तो पैसा दे आवेदन के साथ। इससे बहुत दिक्कत हुआ तो हमारा पोस्टर फिर निकलवाना चालू करा दिया गया। दूसरा बार जब हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा के हम लोग टैक्स देते थे 9,000 रुपया एक महीने। 9,000 साधारण बात नहीं होता, मतलब हाँ, एक महीने का 30 दिन का। हाँ, तो उसको ना लगा करके नहीं, अभी समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दबाव में। अगर नौकरी किसी को हो गया तो भगवान से दर्शन हो गई, ये गांव में कहावत है, आप सुनते होंगे शायद। हाँ, ये तो बात है, हम लोग भी सुनते थे बचपन से। लेकिन आप नौकरी को ठोकर मार दी है, ऐसा क्यों? बोधवन तालाब से नेचर विलेज मटिया के लिए जब तिरंगा यात्रा निकाले गए थे, इसमें बाधित करने के लिए सर किसका हाथ है? मेरे चैनल को खुलासा करिए। नमस्कार, मैं संतोष और आप ट्रेंड न्यूज़ देख रहे हैं। दरअसल हमारे साथ मौजूद है पूर्व CEO और नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह। आजकल ये नाम काफ़ी चर्चा में है, तो पहले स्वागत है सर। और तमाम सवाल मेरे जहन में है, जो सवाल पूछेंगे पहले मेरा चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संतोष जी, आपको और आपके सभी चैनल्स के लोगों को, व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। अभी कुछ दिनों से जमुई में आपकी चर्चा काफ़ी तेज हो गई है, तमाम नेतागण से सबसे ज़्यादा चर्चा आपका तेज हो गया है। देखिए, ये तो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं पिछला 2-3 साल से नेचर विलेज के माध्यम से सामाजिक विकास के जो हम लोग काम किए, उसके बाद कई जो एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा के कैलाशानंद गिरी जी का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद ये जो शौर्य तिरंगा यात्रा निकला, उसके बाद उसको रोका गया, रोकने का प्रयास षड्यंत्र किया गया, हमने रेजिग्नेशन दिया, और उसके विरोध में जो ये राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला है, इन सब के कारण थोड़ा सा लोगों के बीच में एक चर्चा है। और मेरा जो पुराना काम है उसको भी लोग देखने का और उस पर चर्चा का विषय तो एक बना हुआ है। आप एक बात बोल रहे हैं जो पूरा चल रहा है, पूरे न्यूज़ चैनल जहां भी खोलिए ये बात चल रहा है कि भारत माता की जय हम भारत में नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में बोलेंगे। ये बात सही है कि भारत माता की जय अगर हम भारत इस देश में, इस भारत के भूमि पर नहीं बोलेंगे तो क्या बांग्लादेश में बोलेंगे, क्या पाकिस्तान में बोलेंगे, क्या अफगानिस्तान में बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? भारत माता का जय घोष तो हम अपने देश में ही करेंगे। बिल्कुल, इनका गुणगान तो यहीं करेंगे। ये आप जानते हैं कि जो हम लोग आज़ादी के बाद जो ब्रिटिश है 200 साल इन्होंने शासन किया, और उसमें तमाम हमारे तिरंगे को उठाने के लिए इन्होंने आतंकवादी से घोषित कर देते थे, पूरा परिवार को मार देते थे, पूरा गांव को, बिल्कुल, ये कुछ भी कर देते थे। और आज जब हम लोग को मौका मिला है तो इस तरह से षड्यंत्र करना कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। और इतना बड़ा ये देश का सपना सजाने के लिए कम से कम 500 से ज़्यादा राजा महाराजा इस देश में थे, 500 से ज़्यादा। वो उसमें से बहुत सारे नहीं चाहते थे कि ये देश एकजुट होकर के जो भारत का जो सपना है, इतना बड़ा सपना को साकार किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष इसमें एक्शन रहा है। इसको एक करना नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे अपना स्वतंत्र होने के बाद अपने अपने रियासत के अनुसार अपना अपना राजतंत्र को हम चलाएं, लेकिन लोकतंत्र को स्थापित किया गया। उसमें भी आप जानते हैं जूनागढ़ के जो राजा थे या हैदराबाद निजाम थे, ये लोग बाद में 1-1.5 साल बाद ये भारत में सम्मिलित हुए। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के कारण एक तो चुनौती है, और आज हम लोग सफल हुए तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है। ये आप जब बोधवन तालाब से नेचर विलेज मटिया के लिए जब तिरंगा यात्रा निकाले गए थे, इसमें बाधित करने के लिए सर किसका हाथ है? मेरे चैनल पे खुलासा करिए। साफ सवाल। देखिए, ये सबको पता है
हाँ। कि जो एसडीएम साहब को किसने लाया है, चुनावी साल है। हाँ। और एसडीएम साहब को तमाम पदाधिकारी को अपने हिसाब से लोग ले करके ट्रांसफ़र करा के लाते हैं। और लाते इसलिए हैं कि ताकि इनको चुनाव मदद करे, इनके हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर किया जाए। लेकिन ये लोकतंत्र का अपना गरिमा होता है, हम लोग भी अधिकारी रह चुके हैं, इतना भी आउट ऑफ द नियम और जो कानून को तोड़ करके नहीं किया जाता है। तो इनको लाया ही गया। एसडीएम साहब को मैं बता दूं कि जैसे ये यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर बनेंगे जमुई विधानसभा का, तो इनका मुख्य काम यही है कि जो यहाँ कैंडिडेट जिसने भी लाया है, वैसे सबको पता है, मैं आपको क्या नाम बताऊँ, लेकिन इनको लाया ही गया है कि उनको मदद करे। अब मदद करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे लोकतंत्र के धज्जियाँ उड़ा दीजिए, हमारे चुनावी प्रक्रिया को आप धज्जियाँ उड़ा करके किसी के लिए ऐसा बहादुर सिपाही बन जाइए कि आप को कुछ अवार्ड मिलने वाला, वैसे कुछ मिलना नहीं है। आप इस लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आप मुंह के बल गिरेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह का उन्होंने प्रयास किया किसी के राजनीतिक षड्यंत्र के दबाव में, राजनीतिक षड्यंत्र का भागी बन करके और दबाव में, ये जो कि गलत है। और जानने के लिए आप जब फील्ड में जाएंगे तो सबको पता है किसने कराया है। चूंकि आप प्रशासन के एक हिस्सा है तो वो अधिकारियों को, बातों को आप बखूबी समझते हैं। अब मैं कोई हिस्सा नहीं हूँ, आप पहले थे। मैं अब ना अधिकारी हूँ ना कर्मचारी हूँ, अब मैं इस लोकतंत्र के एक आम नागरिक हूँ, आपके जैसा। बस ये है कि थोड़ा मैं प्रशासन में रहने के बाद वहाँ के नियम कानून कायदे को मैं जानता हूँ, वहाँ के क्या समस्याएं हैं ये जानता हूँ, कहाँ कहाँ लूपहोल्स है ये जानता हूँ। और थोड़ा जागरूक होने के कारण समाज में, जैसे शुरू से मैं समाज में लोगों के बीच में रहता था, कल लोग बात कर रहे थे, कह रहे आप तो कितना सरल तरीके से नीचे बैठते हैं, हम लोग भी। हम बोले कि भाई साहब, हम पहली बार नीचे नहीं बैठ रहे हैं। जब हम सीओ थे, जब कुर्सी हमको मिला था, उस समय भी, उसके बाद जब गांव में बैठक होती थी तो हम नीचे ही बैठ करके लोगों के साथ बात करते थे, जमीन पे। हाँ, जमीन पे। आप पुराना फोटो देख लीजिए, नेचर विलेज के साइट पर होगा या तमाम अलग अलग न्यूज़पेपर में होगा। तो ये कोई पहली बार हमारे लिए नहीं। तो लोग बहुत आकर्षित थे कि बताइए सरल व्यक्ति है। तो कर्मठता होना चाहिए, अपना जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करते हैं, न कि नीचे बैठने से आपको इज्जत कम हो जाएगा, ऊपर बैठने से इज्जत बढ़ जाएगा। ऐसा होता तो शायद बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी, उनका मान सम्मान बहुत बड़ा होता, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है, आपका कर्म से होता है। देखिए, आप कहीं ना कहीं, एक गांव में कहावत है कि अगर नौकरी किसी को हो गया तो भगवान से दर्शन हो गए। ये गांव में कहावत, ये आप सुनते होंगे शायद। हाँ, ये तो बात है, हम लोग भी सुनते थे बचपन तो। से। लेकिन आप नौकरी को ठोकर मार दिए, ऐसा क्यों सर? इसके देखिए, ये बात तो हम लोग बचपन से सुनते थे। हमारे पिताजी जब हमें पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, हाँ, तो बोलते थे, पढ़ने में तेज नहीं थे? नहीं थे, तो वो गुस्सा तो होते थे, तो बोलते थे कि चपरासी नहीं बनेगा। हाँ, उनका यही बात बोलते थे। और 9-10 तक हमको पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, कभी नहीं लगा कि कुछ, मतलब पढ़ाई से हमारा लगता सब काम कर लेंगे पढ़ाई छोड़ करके। और हमारा इसका रिजल्ट भी आपको बता देते हैं, 61% मात्र 10th में आया बिहार बोर्ड से। हमारे बाकी दोस्त सब हमसे ज़्यादा लाए। बहुत मेहनत फिर हम चालू किए। कोई बोला कि अगर IIT निकल जाएगा तो अब पूरा जीवन सुधर जाता है। पहले बोलता था कि 10th में अच्छा मार्क्स लाए तो जीवन सुधर जाता है। तो हमने थोड़ा बहुत मेहनत करने की कोशिश किया, फिर 61 जस्ट फर्स्ट डिवीज़न आई, इज्जत बचा हमारा भी। घर में पिटाई विटाई नहीं हुआ, हो जाता है ना। उसके बाद 61% 12 में हमने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन फिर भी अब कितना आप खींच लीजिएगा। मतलब कोई 10 के स्पीड से दौड़ रहा है तो उसको, गधा को घोड़ा तो नहीं ना बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो हमने बहुत मेहनत किया, तो 62% हमारा आया, 62% आया 12 में। फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहा, हमको लगा कि नहीं IIT तो किसी तरह से घुस गया तो हमारा जीवन बढ़ा, पढ़ाई लिखाई से हमारा बंधन छूट जाएगा, क्योंकि ये मुख्य चीज़ है। और कोई विकल्प नहीं था कि हम क्या बनेंगे, क्योंकि एक साधारण परिवार से होने का ना बिजनेस नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ और भी नहीं कर सकते हैं, खेती भी वैसा नहीं है लोगों के पास। हम लोग के पास बहुत लोग के पास आज नहीं है, बिहार में बहुत कम छोटा छोटा प्लॉट बचा है, तो आप कर क्या सकते हैं। तो इसमें हुआ कि भाई चलो IIT करना है, तो IIT के लिए प्रयास चालू किए, तो फिर जाकर वेटिंग लिस्ट में गिरे। उसके बाद एक कॉलेज मिला, तब जा कर के फिर लगा कि नहीं, फिर वहाँ से धीरे धीरे हुआ कि नहीं, कुछ बड़ा करना है, ऐसा अपने जीवन में करना है कि जब 60-70 साल की उम्र हो तो आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे कि अपने जीवन को हमने सार्थक तरीके से जिया है। ये नहीं कि चुनौती नहीं लेंगे, ये नहीं कि आसान रास्ता चुन लेंगे। तो ये सब करने के बाद एक चुनौती हमने चुना है। और अब ये अधिकारी पदाधिकारी की बातें ख़त्म हो गई। अब मैं ना अधिकारी हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अब चीज़ों को जानता हूँ, मतलब जैसे क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है, नियम कानून को जानता हूँ। तो अब मुझे कोई बरगला नहीं सकता है। अब मुझे पैसा देने के लिए कोई, अब ब्लॉक में जाते हैं, अंचल में जाते हैं, किसी पदाधिकारी के पास आ जाते हैं, तो पैसा देने की मुझे ज़रूरत नहीं है।
मैं पूरे ताकत से अपना काम करा सकता हूँ, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ। आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं सर, लेकिन क्षेत्र के आम जन को पैसा देने की ज़रूरत हो जाती है। इस पर आप क्या अमल करेंगे? यही तो मैं लोगों को गाँव समझा रहा हूँ। राष्ट्र गुणगान यात्रा में केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानी का तो मैं हम लोग श्रद्धांजलि और नमन कर ही रहे हैं। हाँ। इसके साथ साथ हम लोग बार बार ये बात कर, राष्ट्र का मजबूत कैसे किया जाए। जैसे आज के जो युवा है वो अपना अधिकार को जाने, वो अपना दायित्व को भी साथ साथ जाने, ये भी जरूरी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जाने कि हमें अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करना है। उसके साथ साथ नियम कानून को जाने। तो किसी भी अधिकारी का पदाधिकारी और किसी भी नेता से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे ताकत के साथ अपना काम को करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एजुकेटेड माइंड होना ज़रूरी है। केवल डिग्री वाला नहीं, एजुकेटेड माइंड हो, तार्किक हो आप, और नियम कानून को, बेसिक जो नियम कानून है और अपना अधिकार है उसको जानिए। पढ़ने लिखने का थोड़ा क्षमता डेवलप कीजिए कि भाई नियम कानून अगर पूछा तो हम देख लेंगे क्या है, कैसे है, क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसका 2 बार 4 बार सवाल करेंगे तो आपका काम क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो प्रशासन के लोग हैं या नेता हैं वो आपको सेवा करने के लिए सेवक हैं, लेकिन जब आप पढ़े लिखे या फिर आप अपनी दावेदारी या अपनी बातों को गंभीरता से या मजबूती से नहीं रखेंगे तो आपको शासक हो जाएंगे। वो सेवक कब शासक बनने में देर नहीं होगा। ऐसा भी हुआ है, दुनिया के तंत्र में हुआ है कि वही सेवक कई बार डिक्टेटर बन गया है, तानाशाह बन गया है। तो दुनिया में कई इससे एग्जाम्पल हैं। तो आपको इस लोकतंत्र में जनता को बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। और देखिए, आप नेचर विलेज के संस्थापक हैं। नेचर विलेज की शुरुआत सर कैसे हुई, और आज नेचर विलेज जमुई में परिचय का, उसका कंपनी का परिचय का मोहताज नहीं है। आज जमुई के किसी भी कोने में जाइए, नेचर विलेज का पोस्टर देखने को मिलेगा, और एक बड़े पैमाने पे। देखिए, नेचर विलेज का शुरुआत वैसा कुछ हुआ नहीं था। जब मैं पहली बार आया था, यहाँ ज्वाइन किया, तो 2 फरवरी 2022 को मैं ज्वाइन किया। मैं आया, मुझे लगा कि ये तो नौकरी बहुत छोटा है। देखा कि मैं ना कुर्सी बहुत वैसा है, ना कुछ है, ना व्यवस्था है, और लगा कि बहुत कुछ विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलेक्टर बनने का सपना बहुत मजबूत था। इसके लिए बहुत मेहनत भी किया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया। तो जब मैं लगा कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा विकास लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत पावर नहीं है, इसमें बहुत फंडिंग नहीं है कि जिसको आप लगा सके, है ना। वैसे अंचल में कुछ फंडिंग है ही नहीं। वो तो ज़मीन का काम है, मोटेशन करना, ये करना। सरकारी फंडिंग जैसे BDO साहब के पास होता है, SDM साहब, DM साहब के पास हो सकता है, उस तरह से नहीं था। तो DM बनने का सपना था, वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये नौकरी मुझसे नहीं होगा। हम छोड़ के चले गए और अपने गांव में ही लोगों के बीच में रह करके स्वच्छता अभियान, शिक्षा, इन सब तमाम मुद्दों पर काम करने लगे। जो कि सोच था कि हमको बन के करना है, उसको मैंने ऐसे ही चालू कर दिया। अच्छा, हाँ, उसको चालू किया तो फिर लगा कि भाई अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर अब अनऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब इनफॉर्मल तरीके से, एक नेचर विलेज का नाम दे करके एक संगठन हम लोगों ने, यूथ ने बना दिया गाँव में, रोहतास में। फिर हुआ कि भाई विकसित गांव कैसा होता है। मेरा एक IAM का दोस्त था, अंकुश विश्वकर्मा, वो बोला कि अरे यार, तुम जानता उनता भी है, हमसे बहुत पढ़ने में तेज था। और वो, हम 3 मेंस लिखे तो 5-6 मेंस लिखा है UPSC का, मतलब काफ़ी IAM कलकत्ता से भी पढ़ाई किया। वो बोला कि विकसित गांव कैसा होता है, देखे हो कभी? नहीं। तो हम बोले कि नहीं भाई, हम लोग किताब में पढ़े हैं। तो बोला कि जाओ देख के आओ, पहले टॉप 20 का सर्च मारो और उस गांव को देखो, स्टडी करो, तब ना समझ पाओगे कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या होना चाहिए, बेसिक नीड्स क्या है और कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो हम देश के भ्रमण करने के लिए निकले टॉप 20 के गाँव को। हाँ, उसको हम राजस्थान गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, मध्य प्रदेश गए, इन तमाम जिलों में जाकर, राज्य में जा करके वहाँ टॉप 20 के गाँव को देखे। उनके जो ऑर्गेनाइजर थे, जो उनके कर्ता धर्ता थे, कई जगह सरपंच साहब थे जो 20 साल 25 साल से लगे हुए हैं, आज वो इस शीर्ष तक पहुँचे। उनके गाँव में 20 लाख 22 लाख, अन्ना हजारे जी के गाँव में 32 लाख लोग विजिट किए हैं। तब मैं देखा कि ये बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट ये लोग नहीं है, फिलोसफर नहीं है, ये लोग बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति कैसे लगातार अपने काम को करते करते असाधारण कर देता है, ये हमको देखने का इनके व्यक्तित्व से मिला। वो सरपंच है, जैसे हमारे यहाँ के सरपंच होते हैं, लेकिन वो लगातार अपने काम को अंजाम देने के लिए एक दिन सोच रहे हैं, 24/7 उसी में दिमाग लगाए हुए हैं। आज वो इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया, साधारण व्यक्ति इतना बड़ा असाधारण हो गया, जिसको महामानव कोई कहता है, महापुरुष कहता है। उनको पद्म श्री मिला, इसमें से कई लोगों को अन्ना हजारे को पद्म भूषण भी मिला। तो ये लोग को देखने के बाद मुझे बहुत बल मिला कि अरे कोई पद वद बड़ा नहीं होता है, BDO CO नौकरी छोटा या बड़ा नहीं है, इसका एक दायरा है। लेकिन ये तो सरपंच हैं, हम लोग तो उनसे ऊपर हैं, CO हैं, अंचल अधिकारी। तो अगर हम लोग कर्मठ होते हैं, अपने जीवन में काम करते हैं, तो ये व्यक्तित्व का विकास होगा। और व्यक्तित्व से बड़ा कोई पद नहीं होता। पद का दायरा हमारे अंचल तक हो सकता है, जिले तक हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर लिए, और जो कि अनुभव से होगा, मेहनत से होगा, कर्मठता से होगा, तो आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो जाएगा, जिसका किसी पद का मोहताज नहीं है वो।
किसी जगह का मोहताज नहीं है कि अपने क्षेत्र में रहेंगे तो आप पावर में हैं और क्षेत्र से बाहर गए तो आप पावर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपका व्यक्तित्व का गरिमा और उसका प्रभाव कहीं भी जाएंगे तो उसका रहेगा। तो इसके बाद मैंने नेचर विलेज यहाँ मैं ज्वाइन किया अपना ऑफिस, और वहाँ पर ऑफिस ज्वाइन करके फिर नेचर विलेज के फिर शुरुआत की गई 5-6 महीने बाद। अगले दिन से मैं ब्लॉक में झाड़ू लगाना हम और वीडियो साहब चालू कर दिए। तमाम इस तरह की चीज़ें हुई जो कि आज एक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जी, काफ़ी कहीं ना कहीं नेचर विलेज की गुलाल की बात कर ले जाए या मसाले की बात कर ले जाए, काफ़ी परिचित है। हर्बल गुलाल आप बनाते हैं, दोनों बेस्ट है। एक्चुअली हर्बल गुलाल जो बना है, आज आप रंगों का त्यौहार को हम लोग नहीं खेलते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा बच्चा जो आँख में पड़ जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, केमिकल रहता है, तमाम तरह की डर रहता है। हम लोग अपने बॉडी में लगता है, बहुत सारे लोगों को बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होने लगता है, तमाम तरह की दिक्कत होने लगता है। तो लोग नहीं चाहते हैं, इतना बढ़िया त्यौहार है हमारा होली, फिर भी लोग नहीं चाहते कि होली खेलें इस केमिकल के कारण, है ना, कि आज तो खेल लेंगे, कल से बहुत दिक्कत होगा आने वाला 1 सप्ताह। अब ये हर्बल गुलाल जो है ये ऐसा है कि अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर 5 kg भी आप पलट करके 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाएं तो कोई हेडेक का इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई हेडेक नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बना किससे? अरारोट से बना है, गेंदे का फूल से बना है, ये बना है चुकंदर से बना है, ये आपका पालक पत्ता से बना है, इन सब चीज़ों से बना है। तो इसमें कोई इन्फेक्शन का डर ही नहीं है। तो आप खूब खेलिए, लोगों ने यहाँ खूब होली खेला। और इस बार जमुई का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा होली में हर्बल गुलाल, और लोगों ने खूब सराहना किया। इसी तरह से जो हमारा मसाला है वो किसी भी मसाले से बेहतर है, ये हम कह सकते हैं। जी, अगला सवाल है सर कि ये आपका नेचर विलेज का पोस्टर को एक बार नगर परिषद के लोग जो है नहीं लगाने दे रहे थे, ऐसा हमारे पास कहीं से सूचना मिला। तो नेचर विलेज का पोस्टर को नहीं लगा रहे थे नगर परिषद, ऐसा क्या हुआ था जो नगर परिषद से भी विवाद? देखिए, पदाधिकारी थोड़ा बहुत बात सुनता है, फेवर करता है, लेकिन इतना दबाव में नहीं होना चाहिए कि जो आप मतलब लोकतंत्र का या अपने पद के गरिमा को ही, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग अंचल अधिकारी भी थे, या जैसे म्यूनिसिपल का या नगर परिषद की एग्जीक्यूटिव होती हैं, अभी जो महिला हैं, इनको ये बात समझना चाहिए कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। सरकार कैसे चलेगा? आप जिस पद पे पैसे बैठे हैं उसका सैलरी कहाँ से आता है? ये जनता के टैक्स से आता है। जो आप शर्ट पैंट मोबाइल, ये जो हम लोग माइक खरीद, जो भी ये सभी चीज़ों से टैक्स के रूप में जाता है, वही आपको सैलरी के रूप में आता है। इनको भी जो सैलरी है उसमें ये भी है कि जो नगर परिषद है अपना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो होर्डिंग यूनिपोल है इससे, या आपका जो ये होता है गांव का जो लैंड होता है उससे भी अंचल अधिकारी टैक्स कलेक्ट करता है। तमाम इस तरह की चीज़ होती है। तो इन लोग को एक बार तो हमको लगाने दिया ये लोग 1 महीने के लिए, और उसके बाद जब दबाव पड़ा इनके ऊपर जनप्रतिनिधि का, और सबको जानता है कौन है, उनको लगा कि भाई हमको थ्रेट हो जा रहा है, ऐसा तो लोग नेता बन जाएगा, लोगों के बीच में रहता है, विचारवान है, लोगों के साथ काम करता है, अच्छा सोच रखता है, इनोवेटिव माइंड है, जो एक लीडर का क्वालिटी है वो हर क्षेत्र में हो सकता है। अधिकारी भी है जो आप लीडर का काम, लीडरशिप दे सकते हैं लोगों का। तो इससे बहुत दिक्कत हुआ, तो हमारा पोस्टर वोस्टर फिर निकलवाना चालू करा दिया गया। दूसरा बार जब हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा कि हम लोग टैक्स देते थे 9,000 रुपया 1 महीने का। अच्छा, 9,000 साधारण बात नहीं होता है, मतलब हाँ 1 महीने का, 30 दिन का। हाँ, तो उसको ना लगा करके नहीं अभी समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दबाव में, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका सैलरी उसी पैसा से आ रहा है और आप उसको ना कह दे रहे हैं, तो बिहार सरकार के ऊपर आप बोझ है, न कि आप उसका एसेट है। यू आर जस्ट ए लाइबिलिटी। आप SHO के पास डायरेक्ट चले गए थे कि गिरफ्तार कर लीजिए? डर थोड़े लगता है, और गिरफ्तार कर लीजिए डायरेक्ट बोले तो वो आपको कोई एक शब्द भी बोले थे जिससे आप? देखिए, मैं बता दूं कि जब मैं गाँव में घूमता हूँ, इस बात से लोग बहुत प्रभावित है और खुश है कि अरे ये तो SHO को जाकर के हथकड़ी के लिए बोले पहनाइए। हाँ, है हिम्मत। तो इस चुनौती से सोचिए कि आज भी लोग इस देश में प्रशासन से या फिर आप कह सकते हैं थाना से कितना ज़्यादा डरता है। क्योंकि लोग जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो कहता है कि FIR नहीं होता। अरे भाई, तुम्हारा रिकवरी होगा या नहीं होगा, तुम FIR करो ना लोगों का जी, उसके लिए लोग दौड़ते रहते हैं। FIR का कॉपी नहीं देना, रिसीविंग नहीं मिलता है, चाहे SDM ऑफिस में चल जाइए, आप कोई आवेदन दीजिए, रिसीविंग आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि रिसीविंग मिलेगा। मतलब आप एप्लीकेशन देते हैं थाना में, और वो तो बोला भी हमको, SHO साहब बोले कि अरे आवेदन देने से क्या होगा रे? हाँ, यही सब, आवेदन देने से क्या होगा रे? मतलब आवेदन देने से कुछ नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री को भी तो हम आवेदन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को भी हम आवेदन ही देंगे, राज्यपाल जी को भी हम आवेदन, और क्या देंगे? मतलब क्या गर्दन काट के दे दे आपको? क्या दे? या तो पैसा दे आवेदन के साथ, यही ना? क्या चाहिए आपको भाई, बताइएगा तब। लेकिन नियम कानून के अनुसार तो आवेदन ही देना होता है किसी भी व्यक्ति को कोई काम के लिए।
तो ये बहुत विडम्बना है। हमको लगता है कि जो एसडीएम साहब का वर्क कल्चर है, जो एसएचओ का वर्क कल्चर है, या जो एक्सेप्ट नहीं करने का एमईओ जो यहाँ की महिला है प्रियंका जी, उनका वर्क कल्चर है, इसमें सुधार की जरूरत है। कोई भी आवेदन दे उसको रिसीव करना मैंडेटरी है। आप रिसीव कीजिए और उसका रिसीविंग दीजिए, भले ना होना अलग बात है, लेकिन ये लोग रिसीविंग इसलिए नहीं देता है। कल वो आवेदन गायब कर दिया, सोचिए, तो आप क्या कहिएगा कि आवेदन दिए थे कि नहीं दिए थे, क्या दिए थे, कहाँ आवेदन ही दिखाए? उस दिन मैं मांग रहा था कि हमारा आवेदन दिखाइए एसएचओ साहब से, वो आवेदन हमको नहीं दिखा पाए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले का बात है, एसडीएम साहब को हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम के लिए लेटर दिया, तो वो बोले कि जाके एमईओ को दीजिए, पीडब्ल्यूडी को दीजिए, पीएचई को दीजिए, तमाम तरह के। अरे भाई, आपको आवेदन दे रहे हैं, आप लीजिए ना, आपके दायरा से बाहर है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ों का मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदलाव का प्रशासन के तंत्र के वर्क कल्चर को बदलना चाहिए, और एक डेटा मैनेज होना चाहिए, कौन आवेदन आया, क्या हुआ, किस लेवल पर वो अभी फंक्शनल है। अभी राष्ट्रीय गुणगान यात्रा को कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं और पूरे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, गांव के एक एक लोग जुड़ रहे हैं और तिरंगा यात्रा का और तिरंगा की महिमा को आप उनके बारे में बता रहे हैं। और सवाल यहाँ खड़ा होता है सर कि आप डिफेंडर से घूम रहे हैं, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि डिफेंडर एज ए सीईओ रख के डिफेंडर से घूमना, ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे डिफेंडर? देखिए, डिफेंडर कोई मुद्दा नहीं है, और आप जहाँ तक जैसे लोग इस तरह का सोचता है कहाँ से पैसा लाए, हाँ, है ना, डिफेंडर ले घूम रहे हैं। तो जैसे आप हमारे बारे में जाकर के पता करेंगे लक्ष्मीपुर ब्लॉक में, तो मैं लोगों के बीच में बैठता था, लोगों के बीच में उठना बैठना, और 8-9 बजे रात तक मैं रहता था। ये पहली बार कोई नहीं, 1 दिन 2 दिन की कहानी नहीं बता रहा हूँ। सुबह 6 बजे झाड़ू मार। जब आप लोगों के बीच में रहेंगे तो आप करप्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे पदाधिकारी होता है, वो बैरियर बनाता है, कम से कम समय लोगों को देता है और कहता है कि आप आइए ऑफिस में, उनसे बात कर लीजिए, इनसे बात करें। हमारा दरवाज़ा हरदम जब सीईओ थे तो भी खुला रहता था। लोगों के बीच में बैठेंगे तो लोगों से पैसा आप नहीं ले सकते, क्योंकि लोग आज के डेट में डरा हुआ नहीं है, लोकतंत्र थोड़ा मजबूत तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कहा है बड़का बड़का बात कर रहे हैं, आप दिन में पैसा मांगते रहते हैं, कल इस काम। हमारे पास लोग अगर कर्मचारी लिया भी तो आते थे, तुरंत हम इमीडिएट फ़ोन करते थे, या कोई काम होता था तुरंत आइए, इमीडिएट वहीं से फ़ोन। ये नहीं कि हम देखते हैं रुकते हैं, क्या नहीं, तुरंत इनका स्टेटस क्या है आवेदन का, या इन्होंने ऐसा किया, अभी कहाँ पहुँचा है। तो इस चीज़ से बहुत लोग खुश था कि ठीक है, ये व्यवस्था को सुधार करने में लगे हुए। इवन हमको 60,000 सैलरी मिलता था, 60,000 सैलरी मिलता था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा सैलरी घर तक आया ही नहीं। कभी गांव में झाड़ू खरीदने में लग जाएगा, कभी टाट खरीदने में, क्योंकि योगा कराना था, है ना। तो गांव में व्यवस्था में हम लगातार इस तरह के काम करते रहते थे। कई बार तुम्हारे पिताजी जो रिटायर हो गए, वो बोलते थे, यार तू क्या नौकरी करता है कि पैसा हमसे भी 10-20 मांगते रहता है। पिताजी से भी मांगते थे, नौकरी करते हुए भी पैसा मांगते रहते थे, क्योंकि नया नया नौकरी था, शादी वादी हुआ नहीं था, तो ये सब चीज़। अब शादी हो गया तो बीवी भी, वाइफ भी वर्किंग है, तो वैसा फाइनेंशियल हमको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात है डिफेंडर का, वो मेरा नहीं है, वो मेरे फादर इन लॉ का है डिफेंडर, उन्हीं का नाम से रजिस्टर्ड है, जो जमुई के हजारीबाग का आरटीओ आप देख भी सकते हैं नंबर प्लेट से। तो मेरा नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, उनका है। अच्छा, अब एक चर्चा तेजी ये हो रहा है कि एक देश के लिए आपके ऊपर एक, हालांकि लाइन भी सटीक बैठता है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश कैसे झुक जाएगा? ये चीज़ आपके ऊपर सटीक बैठता है कि देश के लिए, तिरंगा के लिए आप जो है नौकरी कुर्बान कर दी। देखिए, एक बात आप जान जाइए, नौकरी को कोई हमको तोहफा और कोई हमको उसमें नहीं दिया था, गिफ्ट में नहीं दिया था। नौकरी हमने 9 साल जबरदस्त मेहनत किया, क्योंकि मैं बताया आपको बहुत साधारण, मैं पढ़ने वाला लिखने वाला हूँ, हाँ 61-62 वाला ही मैं इंसान हूँ। तो मैं बहुत ही साधारण एक लक्ष्य था, नौकरी को हमने 9 साल मेहनत किया, यूपीएससी को 6 साल दिया, उससे मेरा मेंस तक 3 मेंस लिखा, नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे लगा कि बीपीएससी देना चाहिए, तो मैं पहली बार बीपीएससी दिया, है ना। उसमें मैं क्वालिफाई किया, उसमें भी कोरोना काल आया तो डिले होते चला गया, 2-3 साल, 2018 का रिजल्ट 21 में आया, 2-3 साल लग गया। तमाम इस तरह नौकरी हमने अपना मेरिट पर पाया है। नौकरी को हमने अपना मेरिट पर, अपने योग्यता पर पढ़ लिख करके एक ईंट जोड़ करके पाया है। तो नौकरी हमसे है, लेकिन अगर क्या पूछे कि राष्ट्र हमसे है, तो ये आप जवाब बोलेंगे नहीं, राष्ट्र से हम हैं। अगर राष्ट्र नहीं होता, इतने लोग त्याग नहीं देते, इतनी महिलाओं का मांग के सिंदूर नहीं मिटता, इतने लोग बच्चों का जो अनाथ हुए, इतने लोग अपने जीवन को कुर्बान कर दिए इस आज़ादी की लड़ाई में, तो हम लोग नहीं होते। आज भी देखिए ना, पाकिस्तान क्या करता है, कि बॉर्डर पर मार देता है तो यहाँ घुस के मारने में उसको देर है क्या?
मारता है ना जी, उस आतंकवादी है, उसको कुछ खोने का डर नहीं है, खाली आतंक फैलाना है। तो बॉर्डर में हमारी इतना सुरक्षा होने के बाद हमारे शहीद जवान वहाँ पर शहीद हो रहे हैं जवान हमारे, उसके बावजूद ऐसा हरकत कर देता है, तो हमको आपको क्या सुरक्षित होते थे? राष्ट्र से हम हैं, हमसे राष्ट्र नहीं है। लेकिन नौकरी हमसे था, हम नौकरी से नहीं है, हमारी योग्यता से नौकरी थी। इसलिए नौकरी वोकरी छोड़ना कोई बड़ा बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, उस समय ICS की नौकरी, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की नौकरी उन्होंने मात्र कई साल में पाया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। आज तो कलेक्टर हर गांव में, 2-4 गांव में खोजिएगा ना तो मतलब आपको मिल जाएगा कि कलेक्टर इस गांव से बने हैं और एक IPS SP IPS अधिकारी बना है। लेकिन उस समय ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज बनना आसान नहीं था। देश में 1-2 लोग शायद क्वालिफाई कई साल में करते थे, है ना। तो उन्होंने भी इस नौकरी को लात मार दिया कि देश की बात आया तो बोला कि हमारा देश के भारत माता के जंजीर लगा हुआ हाथ और पैर में, हम इस नौकरी को क्या करेंगे? हमको क्रांतिकारी बनना है, हमको इस देश को आज़ाद करना है, स्वतंत्रता सेनानी बनना है। इस भारत माता के सपूत का हमारा दायित्व यही था। इसीलिए जब बात देश की आई तो हमने भी नौकरी को त्याग करने में बहुत नहीं सोचा। मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगा, अगर मुझे आएगा प्राइवेट सेक्टर में तो 50-60 हज़ार कमाना, 60 हज़ार मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा बात थोड़े ही है, इतना बड़ा बात नहीं है। इसलिए ये नौकरी बहुत बड़ा विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उद्देश्य बड़ा है, क्योंकि जब बात देश की आती है तो हम लोगों को, जब राष्ट्र की बात आती है, मैं बाबा बोलता हूँ, सरकार की बात आए तो आप सोचिए कि आपको सरकार क्या देने वाला है। जब राष्ट्र की बात आए तो आप हरदम डेली ये सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र को क्या देने वाले। इस तरह के मानसिकता से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भारत देश, जो प्राचीन काल से सोने की चिड़िया बोला गया, इसकी सभ्यता संस्कृति का गुणगान पूरा दुनिया में होता रहा, इसके फिलोसफी का, इसके ग्रंथ का गुणगान होता रहा, वो फिर से समय आ गया है कि हम लोग पावरफुल बन करके एक मानवता, एकता और जो हमारी फिलोसफी है उसको हम लोग इस्टेब्लिश पूरा दुनिया में करें। आपके आईडी पे देखते रहते हैं कि प्रदेश के बड़े बड़े नेता से आपका लगाव है, मिलते रहते हैं, फोटो देखते रहते, तो इससे जाहिर हो रहा है कि अभी जमुई विधानसभा में आप भावी प्रत्याशी हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क, जब नेचर विलेज अधिकारी था मैं, तब भी लोग हमसे मिलना पसंद करते थे और हमारा भी इंटरेस्ट रहता था कि इस बात को हम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं। और इस जो सरकार होती है वो भी बहुत बड़ा एक तंत्र होता है, उनके तक आप माध्यम से बातों को पहुंचाते हैं और वो रिकमेंड करते हैं, आते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो जो आप पहुंचाने के लिए 4 महीना लगता है, वो इमीडिएट काम हो जाता है। तो अपने काम को हम चाहते थे कि लोगों तक पहुंचे, इसका अप्रिसिएशन, लोग इससे जुड़े और इससे प्रभावित हो, क्योंकि हम लोग गाँव मीटिंग 150 मीटिंग किए हैं। तो कर्मठता जो काम किया हम लोगों ने, हम लोग कई बार प्रयास किए कि जो बड़े बड़े सरकार के मंत्री हो गए या सरकार के तंत्र हो गया, उन तक इस बातों का, ऐसा नहीं कि अधिकारी के साथ, तो अधिकारी, बड़े बड़े टॉप के अधिकारी के साथ भी हमने इस बातों तक पहुंचाया कि नेचर विलेज क्या है, क्या उद्देश्य है, तमाम इस तरह के प्रयास क्या है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा हमने लगातार करने का प्रयास किया है। और अब है कि लोग कहते हैं उसको राजनीति का, तो राजनीति के बाद अब तो मान लीजिए बहुत सारे पार्टी जो हम लोग पॉपुलैरिटी है, काम है, और राष्ट्र गुणगान यात्रा से जो एक अलग लेवल और अलग लोगों के दिल में जगह बना है, तो नो डाउट ये सब फीडबैक जाते रहता है। या फिर जो बाकी जनप्रतिनिधि 4.5 साल से लोगों के बीच में नहीं देखते हैं, बोलते हैं जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, लेकिन वो जनार्दन जी को आप पहले नहीं मिले 4.5 साल, अब आप 2 महीना बचा है तो दिन भर पैर पकड़ रहे हैं कि चाचा जी, माता जी, आप तो जनता जनार्दन। तो इस तरह के चीज़ों से बहुत लोग नाराज़ है। या हम ये भी बात करते हैं, वंश और विरासत की राजनीति को ख़त्म कीजिए। अगर वंश और विरासत की राजनीति को ख़त्म नहीं करेंगे, अगर ये सोचिए, एक लाइन में आपसे बताता हूँ कि अगर नेता का बेटा नेता बनेगा, आपके माता जी, पिताजी सांसद, फिर आप विधायक, मंत्री, सांसद बनेंगे, आपके बाल बच्चे बनते रहेंगे, तो नेता का बेटा नेता बनता है, अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा, व्यवसायी का बेटा व्यवसायी बनेगा, तो क्या मजदूर और किसान का बेटा घास गढ़ेगा या आपका झोला लेके पीछे पीछे घूमेगा? वो क्या करेगा? इसीलिए लोकतंत्र का स्थापना किया गया था। इसके लिए देश की इतना कुर्बानी किया गया कि आप में योग्यता हो या ना हो, आपके पास इनोवेटिव माइंड हो या ना हो, आप पावर का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करते रहे, फिर भी आप नेता बने रहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए लोकतंत्र का इतना शहीद और इतने लोग बलिदान नहीं दिए थे। ये त्याग की धरती है, ये भारत जो धरती है, जीता जाता राष्ट्र है, इसमें इस तरह कोई नहीं चलेगा। जो नेतृत्व करने की क्षमता है वही नेता बने तो बढ़िया, नहीं तो अगर आप बेहतर खिलाड़ी हैं तो जाकर खेल खेलिए, आप बेहतर शिक्षक है जाकर पढ़ाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। जो बेहतर व्यवसायी हैं जा करके व्यवसाय कीजिए, जो बेहतर नहीं है कि आप नेतागिरी सबके माथा पर बैठ करके और शासन कीजिए। इस तरह के लोकतंत्र का स्थापना नहीं किया गया। यानी ये समझेगी जनता कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू से? देखिए, मैं चुनाव लड़ना इस देश के लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। अगर अपना योग्यता को पाता है तो वो जो पंचायती राज, जो तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा, उसका वार्ड कमिश्नर से लेकर के इस देश के शीर्ष जो पहला व्यक्ति बोला जाता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हमारा भी वो अधिकार है। जब मुझे लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
कोई भी नहीं रोके, क्योंकि ये संविधान, ये देश हमारे पूर्वजों ने ये ताकत दिया है। ये देश झांसी की रानी का है, ये देश अहिल्याबाई होलकर का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का है। इन सभी लोगों का ये देश है। तो हम लोग इनके वंशज हैं, हम लोग, ये हमारे पूर्वज हैं। तो हम लोग कहीं झुकने रुकने वाले नहीं है। जो भी हमारे संविधान का अधिकार दिया है उसका एक्सरसाइज हम लोग जब मन करेगा, जैसे करेगा, हम लोग करेंगे और देश को मजबूत करने के लिए करेंगे। चलिए, बाकी बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आप काफ़ी अच्छे से बोलते हैं, एक वक्ता भी काफ़ी अच्छे हम बोल सकते हैं, और लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और लोगों का अट्रैक्शन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। आप एट रैंडम कहीं किसी भी गांव में जाते हैं, जैसे अभी भी आपको कार्यक्रम में जाना है, चाहे जो भी गांव में जा रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं लोगों के, बच्चे हो या फिर युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो आपसे मिल रहे हैं, काफ़ी आपको मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो आपको, आपका चीज़ उनको अच्छा लग रहा है, इस वजह से है। वैसे तो आजकल बहुत सारे नेता लोग जाते हैं तो लात जूता मार के भगा देते हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जिसके कारण आपको दे रहे हैं प्यार। बाकी बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।